हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सर। आपका नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक है, तो आप ग्लूकोज के बारे में समझते हैं कि क्या है, किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करवाओगे। ठीक है, अब देखो 10th में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि हम किसी भी चीज को अगर देखें तो वो आपका फ्री स्टेट में तो प्रेजेंट होता नहीं है। वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहता है? आपका कंबाइंड स्टेट। जैसे आप मेटल की बात करो, आयरन की, कोई भी मेटल की बात करो, वो कभी भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहेगा क्या? नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में रहता है? कंबाइंड स्टेट में। तो ग्लूकोज का अगर आपको प्रिपरेशन करवाना है तो ग्लूकोज जो है वो दो तरीके से मिलेगा आपको, या तो फ्री स्टेट या तो कंबाइंड स्टेट। लेकिन फ्री स्टेट में चांस बहुत कम होता है कि वो फ्री स्टेट में मिले। किस में मिलेगा? कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के साथ और भी कुछ रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से ग्लूकोज को बाहर निकालना है। समझ में ना? जैसे आपका आयरन का ऑक्साइड था तो उसमें से हम आयरन को बाहर निकाल रहे थे। 10th में मेटलर्जी में आपने पढ़ा था उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, जो ग्लूकोज जो रहेगा, ग्लूकोज के साथ और भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन हमें प्रिपरेशन किसका करवाना है? ग्लूकोज का। तो हम उसमें से किसी भी तरह से ग्लूकोज को बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्री स्टेट में बहुत कम प्रेजेंट होता है। असल में तो वही लिखा हुआ है, ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कंबाइंड स्टेट में रहेगा। ठीक है ना? और ग्लूकोज को हम ऑप्टेंट करवाएंगे या फिर प्रिपरेशन करवाएंगे कहां से? सुक्रोज से या तो स्टार्च से, बाय एसिड कैटालाइज्ड। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 मार्क के लिए आता है। आपको बोलेगा प्रिपेयर करवाओ ग्लूकोज को फ्रॉम सुक्रोज, तो आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है। ठीक है ना? तो सुक्रोज जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका? C12H22O11। ठीक है, और सुक्रोज कहां से मिलता है आपको? शुगर कैन में। शुगर कैन जो होता है, गन्ना जो होता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है आपके पास? सुक्रोज। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या आपका? ये लिखा हुआ है C12H22O11। इसको हम क्या बोल देते हैं? सुक्रोज। क्या बोल देते हैं? सुक्रोज। तो सुक्रोज में क्या करना है? पानी डालना है। बोला गया ना, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे आप। ठीक है, और जब रिएक्शन हम पढ़ रहे थे तो आपको बताया था, जब भी हम वाटर को ऐड करवाते हैं तो उसके लिए एक मीडियम को प्रोवाइड करते हैं, या तो एसिडिक या तो बेसिक। 90% केस में आपका मीडियम एसिडिक ही होता है। ठीक है ना? मान के चलना है कि एसिडिक होगा। तो यहाँ पे सुक्रोज जो है उसमें वाटर को ऐड किया हमने, मीडियम कौन सा होगा? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम को लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एसिड का। कौन सा? या तो डाइल्यूटेड HCl, और ये बताया था आपको कि डाइल्यूटेड ही रखते हैं, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड रख दोगे तो पानी निकालने का काम करेगा वो। समझ में? तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? डाइल्यूटेड इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से? डाइल्यूटेड HCl रख सकते हो, डाइल्यूटेड H2SO4 रख सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी एक एसिड रख सकते हो। ठीक है ना? जनरली हम HCl और H2SO4 ही रखते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने? ये रखा और पानी के साथ रिएक्शन करवा दिया। ये जो H+ है ये कहां से मिलेगा आपको? या तो HCl से मिलेगा या तो आपको H2SO4 से मिलेगा। ठीक है, और कैसा रहना चाहिए? वो डाइल्यूटेड ही रहना चाहिए। तो हमने ये लिया सुक्रोज, रिएक्शन किया वाटर के साथ। H+ जो है, H+ कहां से मिलेगा? एसिड से। कौन सा एसिड रहेगा? या तो डाइल्यूटेड HCl या तो आपका डाइल्यूटेड H2SO4। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को इसमें ऐड कर दो बस। आप रिएक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो कार्बन 12 थे, हाइड्रोजन ये 2 और ये 22, कितने हो गए? 24 हो गए ना? ये देखो कार्बन 12 थे, हाइड्रोजन 2 और 22, कितने हो गए? 24। ऑक्सीजन कितना था? 11। एक और ऑक्सीजन यहाँ से, तो कितना हो गया? 12। ठीक है ना? तो जैसे आप वाटर को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका, इसको 2 पार्ट में इक्वल ब्रेक कर दो तो क्या होगा? देखो C6H12O6 बना। सीधा क्या किया? पानी को ऐड कर दिया। पानी को ऐड करने के बाद आपका नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसको 2 पार्ट में इक्वली ब्रेक कर दो तो क्या बन जाएगा? C6H12O6, ये लिख दिया। और दूसरा भी कौन सा बनेगा आपका? C6H12O6। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। एक को बोला जाता है ग्लूकोज, एक को बोला जाता है फ्रुक्टोज। तो एक को लिख दो ग्लूकोज, एक को लिख दो फ्रुक्टोज। याद हो गया रिएक्शन? कुछ भी नहीं करना है। सुक्रोज लेना है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रख लो, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि C6H12O6, ये तो याद रहता ना। तो इसको 2 बार लिखने से आपका सुक्रोज प्लस वाटर बनना चाहिए। वो आपको याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो C12H22O11, उसमें क्या डाला? वाटर। दोनों को ऐड करके क्या बन गया? C12H24O12। आधा आधा करके ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा? C6H12O6, C6H12O6। एक को नाम दे देना है ग्लूकोज, एक को नाम दे देना है
फ्रुक्टोज, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है उसमें, आप बोलोगे डिफरेंस मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस क्या आता है आपका फंक्शनल ग्रुप का, एक में एल्डिहाइड होता है एक में कीटोन होता है, ये पहला आपका डिफरेंस पॉइंट है। दूसरा क्या उसमें और एक क्या रहता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कायरल कार्बन किस तरीके से डिफर करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। तो ग्लूकोज एक को लिख दिया हमने फ्रुक्टोज, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही आपने सुक्रोज को डाला पानी में तो ये मिला और ये मिला, लेकिन हमने हेडिंग में क्या लिखा है, ग्लूकोज, तो हमें यहाँ से किसी भी तरह से किसको निकालना है, ग्लूकोज को। लेकिन अभी आपको ग्लूकोज थोड़ा मिल रहा है, अभी तो दोनों भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि जहां से हम ग्लूकोज को बाहर कर सके। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये निकला इसमें हम डाल देते हैं इथेनॉल, ये जैसे दोनों मिला ना रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया तो अब जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहेगा, उसमें क्या करेंगे, इथेनॉल को डाल देंगे, क्या करेंगे, इथेनॉल को डाल देंगे। जैसे ही आप इथेनॉल को डालोगे तो जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल के साथ इनसॉल्युबल हो जाता है, क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल, मतलब वो किसके साथ सॉल्युबल हो जाएगा, फिर फ्रुक्टोज के साथ। समझ में, आपने क्या किया, ये था टेस्ट ट्यूब था, इसमें आपने क्या किया, इथेनॉल को डाल दिया, क्यों, क्योंकि इसमें देखो अभी दोनों भी प्रेजेंट है, हमें किसको निकालना है, ग्लूकोज को, किसको निकालना है, ग्लूकोज को। तो निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, डाल दोगे किसको, इथेनॉल को। जैसे ही इथेनॉल को डालोगे तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल रहेगा तो प्लस पॉइंट क्या है इसका, अब आप क्या करोगे, इसको हीट करना स्टार्ट करो, क्या करो, हीट करना स्टार्ट करो। तो फिर वो जब क्रिस्टलाइजेस जब होगा ना, जब क्रिस्टलाइजेस जब होगा तो फिर वो आपका बाहर निकलेगा। सबसे पहले आओ इस चीज को पहले पढ़ लेते हैं, क्या देखो, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्मिंग विथ, गर्म करके डालना है डायल्यूटेड HCl या फिर H2SO4 को फॉर अबाउट 2 आवर्स। ये बताया भी था आपको, रिएक्शन करोगे तो हल्का सा गर्म करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल होता है और पानी तो ऑलवेज स्टेबल है, तो दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, इसलिए क्या करते हैं, एसिड को जब डालते हैं तो हल्का सा गर्म कर देते हैं, वार्म, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे आपका, ठीक है। तो डाल दोगे 2 घंटे के लिए, दिस हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू मिक्सचर ऑफ, देखो यहां तक बताया था आपको, ये बताया था ना, जैसे आप रिएक्शन करोगे तो आपको ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज भी मिलेगा, समझा, ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज भी मिलेगा। अब हमें उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं, डालते हैं इथेनॉल को, ठीक है, किससे किससे दोनों में डिफरेंशिएट करवाने की कोशिश करेंगे, इथेनॉल से ड्यूरिंग कूलिंग, क्योंकि हल्का पहले गर्म था ना ये जब डाले थे आपने, तो क्या करोगे, इथेनॉल को डाल दोगे। तो ग्लूकोज बीइंग ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, ग्लूकोज जो होता है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल के साथ, और जब आप क्रिस्टलाइजेस करोगे तो फिर वो जो आपका ग्लूकोज जो रहेगा वो पहले आपका क्रिस्टलाइजेस करके बाहर निकल जाएगा। समझ में आया किस तरीके से करेंगे, ठीक है, दोबारा सुनो, ये जैसे आपने रिएक्शन करवाया तो पहले आपके पास सुक्रोज था, पानी को डाल दिया और H+ को जब डाला, मतलब एसिड को जब डाला तो हल्का सा हीट करके डाला, तो क्या हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया आपका, सुक्रोज जो था वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो दोनों के दोनों बीकर में है। अब आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो हमें सेपरेट करना है ना ग्लूकोज को, क्या डाला, इथेनॉल, इथेनॉल को जैसे डालोगे आप तो क्या करेगा, इथेनॉल जो होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है ग्लूकोज के साथ, इथेनॉल इनसॉल्युबल होता है ग्लूकोज के साथ, मतलब वो सॉल्युबल हो जाएगा फ्रुक्टोज के साथ, ठीक है। अब जब सॉल्युबल हो जाएगा फ्रुक्टोज के साथ तो वो ऊपर रहेगा और ग्लूकोज कैसा हो जाएगा आपका, नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना, समझा। अब जैसे वो क्रिस्टलाइज करोगे तो फिर वो आपका बाहर निकल जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो उस तरीके से हम सेपरेट कर देंगे किसको, ग्लूकोज को, किसको सेपरेट कर देंगे, ग्लूकोज को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक एक करके सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका मेथड है स्टार्च, नेक्स्ट आपका मेथड है स्टार्च। देखो पेपर में कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम कमर्शियल मेथड, इस ये जो लाइन है इसको ध्यान में रखना, प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज बोलेगा तो ये रिएक्शन लिख देना है आपको, 2 मार्क के लिए आता है रिएक्शन, और थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना, जो रिएक्शन है ना उसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया भी था, स्टेटमेंट रट के मत जाओ, उस चीज को समझ लो, आप पूरा उसको लिख सकते हो, बस टेम्परेचर प्रेशर ये सब चीज को रट के जाना पड़ता है, पूरा रट के जाओगे तो पूरा भूल जाओगे, ठीक है ना। तो फिर वहां पे एग्जाम हॉल में आपको धुआं धुआं दिखेगा फिर, ठीक है। तो जो मेन चीज है उसको रट के जाना है, क्योंकि वो तो लिखना पड़ेगा ना आपको।
हाँ, आप क्या बता रहे थे, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक आपको पूछेगा प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, लिख दिया ऊपर वाला, प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, लिख दिया। एक और ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम कमर्शियल मेथड, फिर कौन सा लिखे दोनों में से? हाँ, तो कमर्शियल मेथड से आपका स्टार्च वाला प्रिपरेशन होता है, सुक्रोज वाला नहीं। कौन सा? स्टार्च वाला, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता है और लार्ज अमाउंट में मिलता है, समझा ना? तो कमर्शियल मेथड कौन सा हो जाएगा आपका? स्टार्च वाला। ठीक है, तो स्टार्च वाले के लिए सबसे पहले स्टार्च का फॉर्मूला याद रखना है, C6H10O5। और अभी पढ़कर आए भी हमने कि वो पॉलीसेक्राइड्स का पार्ट था। तो पॉलीसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है कि वो एन टाइम्स रहेगा, बस इतना ही है। ठीक है, देखो इसको, तो ये जो आपका स्टार्च है कैसा रहेगा, देखो C6H10O5, और ये एन टाइम्स है क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स है ना, तो बहुत सारे देंगे ये एन टाइम्स। इसका भी क्या कराओगे? हाइड्रोलिसिस कराओगे। तो देखो ये एन है, तो वाटर भी कितना ऐड करना पड़ेगा? एन टाइम्स ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या बताया था, मीडियम कौन सा होना चाहिए? एसिडिक। तो एसिडिक के लिए क्या कर सकते हो, या तो डाइल्यूटेड HCl या तो आपका डाइल्यूटेड H2SO4। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने H+। ठीक है, और फिर क्या बताया था, हल्का सा गर्म करके भेजते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहेंगे तो कोई भी रिएक्शन करने के लिए पहुंचेगा ही नहीं। तो रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? H+ को गर्म करके भेजना पड़ता है, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कितना भेजना पड़ता है? 393 केल्विन। कितना? 393 केल्विन। और इस केस में हमें प्रेशर भी अच्छा खासा देना पड़ता है, 2 से 3 के बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1, ये तो पता ही है आपको। तो इसमें हल्का सा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। प्रेशर का मतलब क्या है कि एक फोर्स लगाएगा वो। ठीक है, तो 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिएक्शन एकदम सिंपल है, देखो स्टार्च का फॉर्मूला याद रखो बस, C6H10O5 कितने टाइम्स रहेंगे? n टाइम्स रहेंगे। वाटर को भी कितने टाइम्स ऐड करना है? n टाइम्स। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बस आपको सीधा ऐड कर देना है इस बार। तो वाटर को ऐड कर दो इसमें, तो देखो H10 है, 2 और ले लो, कितना हो गया? H12। H10 ना, 2 और ले लो हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन 5 था, तो एक और ले लिया, 6। ये भी n, ये भी n, तो ये क्या बन जाएगा? n टाइम्स C6H12O6। समझा कैसे? देखो ये जो था ना, इसमें क्या किया, 2 हाइड्रोजन डाल दिया, तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। एक ऑक्सीजन, 5 से क्या हो गया? 6। ये n है, ये भी n है, तो क्या बन जाएगा? वो भी n बनेगा, और C6H12O6 ही बनेगा। ठीक है, अब जो C6H12O6 बन रहा है उसमें 2 थे, या तो ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज। तो इस केस में फ्रुक्टोज मिलता ही नहीं है, सिर्फ क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज। सिर्फ क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज। तो C6H12O6 के n मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसलिए इसको बोला गया कमर्शियल। क्यों? क्योंकि दूसरा कुछ मिल नहीं रहा है, सारा प्रिपरेशन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का, और 1-2 नहीं, जितना चाहिए उतना मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए लिख दिया यहाँ पे n टाइम्स ग्लूकोज। एक बार रिएक्शन के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, और आपको बताया वो तो आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है ना, मेन तो होता है रिएक्शन। अब देखते हुए एक बार पढ़ लेते हैं, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कमर्शियली, इसको ध्यान रखिएगा। कमर्शियली बोला तो स्टार्च से ही बनाओगे, अगर आपने सुक्रोज के साथ रिएक्शन करवा दिया तो नंबर मिलेगा 0। ठीक है, फिर आके बोलोगे सर वो तो उल्टा कुछ दिया था, हम तो कुछ और लिख दिए। ऐसा नहीं, कमर्शियली बोलेगा तो यही वाला लिखना है, स्टार्च वाला बोलेगा तो भी यही लिखना है, जब सुक्रोज वाला बोलेगा तब ये लिखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च by boiling it with diluted H2SO4 at 393 Kelvin under 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ATM प्रेशर है वो। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, आज समझ में? तो यहाँ तक आपका पूरा ग्लूकोज खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आगे क्लास में करेंगे।